हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, समावेशी शिक्षा की हम लोग की क्लास चल रही है। और आप लोगों को पता है कि राजन सीज के बहुकल्पी प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग का पार्ट 7 है। समावेशी शिक्षा का पार्ट 7 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 6 में देख चुके हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, और आज हम लोग का पार्ट 7 है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाया करे। और अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने कल समावेशी शिक्षा का प्रीवियस ईयर भी देखा था, है ना। प्रीवियस ईयर देखा था सन 2021 और 22 का। और आज भी हम लोग शाम 6 बजे आपके समावेशी शिक्षा के प्रीवियस ईयर को देखेंगे। मॉर्निंग में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं राजन सीरीज का। तो शाम को 6 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को लेके। तो शाम 6 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा प्रीवियस ईयर के साथ, है ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर आप सभी के एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना अपने प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? बुद्धि है ना, उस पे किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ेगा? स्वास्थ्य का पड़ेगा, या पर्यावरण का पड़ेगा, या वंशानुक्रम का, या सभी? बुद्धि पर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर हम लोग बात करें तो किसका पड़ेगा? जल्दी से बताइए, बुद्धि पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ने वाला है? बताइए, बुद्धि पे सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें तो प्रभाव किसका पड़ेगा? आपके स्वास्थ्य का, या वंशानुक्रम का, या पर्यावरण का, या ये सभी? अगर हम लोग बात करें तो बुद्धि पर इन सभी का प्रभाव पड़ता है। आप लोग, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपके जो जितने भी पार्ट हुए हैं उनका लिंक दे दूंगी। पार्ट 1 से लेके आप पार्ट 6 तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही आपके एग्जाम के लिए राजन और पवन सीरीज इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर से आप अपने एग्जाम का 50% कर 70% कर सकते हैं, बट 30% जो है वो आपको पवन और राजन सीरीज से ही मिलेगा। इसलिए ये दोनों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप मत करिएगा। निर्देशन प्रक्रिया आपके लिए क्या है? आपकी औपचारिक है, या अनौपचारिक है, या जीवन प्रयत्न है, या ये सभी? निर्देशन प्रक्रिया है क्या? औपचारिक है, अनौपचारिक है, जीवन प्रयत्न है, या ये सभी? अगर हम बात करें कि निर्देश आपके औपचारिक भी होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, और ये हमारे जीवन प्रयत्न क्या रहते हैं? जीवन प्रयत्न चलते ही रहते हैं। कभी हमें औपचारिक निर्देश मिले, कभी अनौपचारिक मिले, तो ये हमारे जीवन का एक क्या है? हिस्सा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? ये सभी। व्यवसायिक निर्देशन के जनक कौन है? आपके जो व्यवसायिक निर्देशन है इसके जनक कौन है? जेबी, कॉनेंट, स्वेंस पार्सन, या कैली, या डेविश? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हम बात करें तो फ्रेक पार्सन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेक पार्सन्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम असमर्थता के कारण क्या है? आपका जो अधिगम असमर्थता है उसका कारण क्या है? वंशानुगत कारण है, या जैविक कारण है, या वातावरणीय संबंधी कारक है, या ये सभी? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी कारक हैं। समूह शिक्षण विधि क्या है? आप खेल कूद के माध्यम से समूह शिक्षण कर सकते हैं, या शिक्षण की विधियों का प्रयोग करके, या शारीरिक व्यायाम के, या इनमें से कोई नहीं? अगर हम लोग बात करें समूह शिक्षण, तो समूह शिक्षण आप क्या हो जाएगा? शिक्षण विधियों के माध्यम से हम लोग समूह शिक्षा का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट, निर्देशन का उद्देश्य है। निर्देशन का उद्देश्य क्या है? भावी जीवन के लिए तैयार करना, या समाज में यथोचित स्थान दिलाना, या विकास हेतु दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता, या उपयुक्त सभी? अगर हम बात करें निर्देशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये औपचारिक भी होती है, अनौपचारिक भी होती है, और जीवन पर चलती है। वही प्रश्न आपको इस भाषा में पूछ लिया गया कि निर्देशन का उद्देश्य क्या है? यह भावी जीवन के लिए आपको तैयार करेगा, समाज में यथोचित स्थान दिलाएगा, या विकास हेतु दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अधिगम बंधिता। अधिगम बंधिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, आपकी जो अधिगम बंधिता है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने, या रीचमैन ने, या हेविंगहर्स्ट ने, या इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैमुअल ने। किसने किया? सैमुअल ने अधिगम बंधिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में गत्यात्मक अक्षम बालक कौन नहीं है? गत्यात्मक अक्षम बालक कौन से नहीं है?
लूले लंगड़े जो हैं, हथकट्टे या पांव फिरा मनोवैज्ञानिक विकार, ये आपका क्या हो जाएगा, लकवाग्रस्त। कौन सा ऐसा बालक है जो गत्यात्मक अक्षम नहीं है? गत्यात्मक यानी उसके क्या है, मूवमेंट करने में क्या है, दिक्कतें नहीं है, गति करने में दिक्कत नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक विकार। इसका राइट आंसर क्या होगा, मनोवैज्ञानिक विकार। ब्रेल लिपि का प्रयोग की जाती है, ब्रेल लिपि का जो प्रयोग है किया जाता है, कहाँ किया जाता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बीटीसी थर्ड एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है। ये आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में आपको मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, अगर प्रश्न पूछा जा रहा है ना बीटीसी में, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपके ब्रेल लिपि से ही पूछी जा रहे हैं। मैं कम से कम अगर हम बात करें, मिनिमम 3 से 4 प्रश्न आपके ब्रेल लिपि से ही आने हैं आपके एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टिबंधितों द्वारा। किसके द्वारा, दृष्टिबंधितों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विशिष्ट बालकों के प्रकार में निम्न में कौन है? विशिष्ट बालकों के प्रकार में निम्न में कौन है? अगर हम लोग बात करें विशिष्ट, तो आपका जो श्रवण बंधित है या दृष्टि बंधित या वाणी बंधित, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी बच्चे क्या आएंगे, विशिष्ट की श्रेणी में आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने सभी फ्रेंडों तक शेयर कर दीजिए जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए कि आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी है वो आ गया है मार्केट में आपके। अधिगम बद्धता की विशेषता क्या है? पढ़ने की असमर्थता या लिखने की आवश्यकता या संप्रेषण को समझने की समस्या या उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग बात करें तो पढ़ने की असमर्थता तो होती है, लिखने की भी क्या होती है, लिखने की अशक्तता, संप्रेषण को समझने में समस्या, उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। पठन वैकल्प बच्चों में प्राथमिक लक्षण क्या है? न्यून अवधान विकार या अपसारी चिंतन या धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता या एक ही गति विषय कार्यों को बार बार दोहराना। पठन वैकल्प बच्चा क्या करेगा? वह धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट, निम्न में से मानसिक पिछड़ेपन का कारण क्या नहीं है? अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है कि निम्न में से मानसिक पिछड़ेपन का कारण क्या नहीं है? बताइए, जो मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं उनका कारण क्या नहीं है? जल्दी से बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? वंशानुक्रम, शारीरिक कारक या संवेगात्मक या सांस्कृतिक कारक। आपका क्या हो जाएगा कि निम्न में से पिछड़ेपन का कारण क्या नहीं होगा? जल्दी से बताइए आप लोग हमें इसका आंसर। आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दिया करिए। आप कमेंट में आंसर देंगे तो आपको आंसर याद होगा। आंसर इसलिए याद होगा, कमेंट में देने की वजह क्या है कि आप कमेंट अगर कर रहे हैं तो आप रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न करेंगे यानी लिख के करेंगे, और जो चीज लिख के की जाए वो ज्यादा देर तक याद रहती है। इसलिए आप लोग जरूर कमेंट किया करिए कि निम्न आंसर जरूर बताइए। निम्न में से मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? इसका क्या होगा? सांस्कृतिक कारक। आपका क्या हो जाएगा? जो मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है वो क्या है? सांस्कृतिक कारण। और अगर जो भी बच्चे हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं वे सभी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, वहां पे आपको पीडीएफ, नोट्स, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है डीएलएड से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको वहां मिलती है। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। समस्यात्मक बालकों की विशेषता है, जो बच्चे समस्यात्मक बालक हैं उनकी क्या विशेषता है? वे अप्रसन्नता मतलब अप्रसन्न रहते हैं, भय रहते हैं या संदेह भाव में रहते हैं या सभी। जो बच्चा समस्यात्मक है, देखिए जो बच्चा समस्यात्मक है, कोई न किसी समस्या से जो जूझ रहा है, आप सभी को पता है, अगर आपके दिमाग में या माइंड में कोई भी प्रॉब्लम चल रही होती है उस समय ना तो आप खुश रह पाते हैं, आपको उस चीज का भय बना रहता है कि क्या चीज ये होगा नहीं होगा, भय और संदेह दोनों चीजें रहती है या नहीं रहती है? बस तो क्या आप इस टाइम में
समस्यात्मक बालकों की विशेषता क्या हो गई, ये सभी हो गई ना कि आप्रसन्न रहेगा, भय रहेगा, संदेश रहेगा। देखिए जैसे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आना है, अभी रिजल्ट नहीं आया और आप लोग क्या है, आप्रसन्न है। आप्रसन्न, जब भी आप अपने रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उस टाइम के लिए थोड़ी सी खुशियां, आपकी हैप्पीनेस हट जाती है। क्यों हट जाती है? क्योंकि अभी आप संशय है कि पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा, कहीं ऐसा ना हो मैथ में बैक लग जाए, कहीं ऐसा ना हो आपका इंग्लिश में बैक लग जाए। जो बच्चे का जो भी सब्जेक्ट जिन बच्चों का वीक है वो एक ना एक बार संदेह में जरूर आ जाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय दृष्टि बंधितार्थ संस्थान NIVAH कहाँ स्थित है? आपका राष्ट्रीय दृष्टिबंधिता संस्थान कहाँ स्थित है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताइए। आपका क्या हो जाएगा, देहरादून, झांसी, नई दिल्ली या आगरा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि ये प्रश्न जब से हम लोग का पार्ट 7 है, पार्ट 7 में कम से कम ये 7 बार तो आ ही चुका, रिवीजन हो चुका है। तो अगर आप जुड़ेंगे प्रॉपर क्लास से तो आपके जो प्रश्न है ना, आप बार बार पढ़ते रहेंगे, आपको क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और जब बार बार पढ़ने से जो चीज रिवीजन में हो जाएगी ना, उससे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन देखेंगे, फट से उसका आंसर बता देंगे। इसलिए आपको रेगुलर क्लास में आना बहुत जरूरी है। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, आते हैं, वीडियो को देखते हैं चुपके से और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, चले जाते हैं, तो उन बच्चों से हमारा रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे जो क्लास देखते हैं, उनको क्लास अगर अच्छी लगती है तो आते जरूर है वो वीडियो, क्योंकि व्यूज आता है, बच्चे आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, आएंगे, वीडियो देखेंगे, पूरी क्लास देखे जाएंगे, बट वो लाइक करना गलती से भूल जाते हैं। वो इतने मस्त हो जाते हैं आराम से क्लास को देखने में कि वो लाइक करना ही भूल जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। तो बच्चे ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। नेक्स्ट, निम्न में से प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है। कौन से ऐसे बच्चे हैं जो प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं रखते हैं? इसमें जो जिज्ञासु होते हैं, या झगड़ालू बच्चे, या सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में नवीनता, कौन से ऐसे बच्चे हैं? बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए हमें, क्या हो जाएगा? जिज्ञासु होगा, सृजनात्मकता होगा, झगड़ालू होगा, या अभिव्यक्ति में नवीनता हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा इन चारों में? कौन से ऐसे बच्चे हैं जो प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं रखेंगे? क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर हम लोग बात करें तो ये बच्चे कैसे होंगे? जो बच्चे झगड़ालू होंगे तो क्या वो प्रतिभाशाली बच्चे हैं? नहीं, वो तो झगड़ालू बच्चे हो गए। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान है। कौन से बच्चे ऐसे हैं, मतलब कौन है इसमें जो बच्चे हैं जो अपने टाइम में, अपने क्लास टाइम में, जब वो प्राइमरी में थे तो वो सबसे ज्यादा अपनी क्लास में झगड़ालू थे? जो बच्चे हमारी क्लास को देख रहे हैं वो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वो अपनी क्लास टाइम में कैसे थे, अच्छे बच्चे थे या झगड़ालू टाइप के थे, है ना, या शांत बैक बेंचर थे, कैसे थे? मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान क्या है? कि अमूर्त चिंतन का अभाव है, लघु अवधान विस्तार, या दोषपूर्ण शब्दावली, या ये सभी? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान क्या है? मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान क्या है? अमूर्त चिंतन का अभाव रहेगा। मानसिक रूप से जो पिछड़ा है तो अमूर्त चिंतन का अभाव होगा, वह जो उसके सामने चीजें नहीं है उसका चिंतन वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। लघु अवधान विस्तार, बहुत ही छोटा सा अवधान करेगा, सोचेगा, दोषपूर्ण शब्दावली रहेगी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा है जिसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास कराना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता है ना, क्या है? अपनी योग्यताएं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। सही बात है कि हर बच्चा अपने में क्या रखता है? योग्यता रखता है। वो अपनी योग्यता के अनुसार बच्चा सीख सकता है, उसके अनुसार ये कैपेबिलिटी है कि वह जो चाहे वो सीख सकता है। अशक्त छात्रों के प्रति दया भाव प्रदर्शित करना, क्या हो जाएगा? जो बच्चे आसक्त हैं उनके प्रति दया भाव, है ना, प्रदर्शित करना, क्या हो जाएगा? या बच्चों को अपाहिज
बच्चा मंद बुद्धि, बच्चा आदि के रूप में वर्गीकरण करना। आप एक अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। कर केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देंगे? आप सीटेट सीटेट का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है कि जहां भी निगेटिव मिल जाए तो निगेटिव का भाई निगेटिव ही होता है, और आपको यहाँ पे निगेटिव नहीं मिला है, आपको पॉजिटिव प्रश्न है आपका, तो आपके जो 3 निगेटिव शब्द हैं आप उसको पहले भाग दीजिए, उसके बाद चीजों को करिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप बीटीसी कर रहे हैं और आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि बच्चे को भगवान मानना है। बच्चे को कभी आप वर्गीकृत नहीं करेंगे, बच्चे को आप ना वर्गीकृत करेंगे, ना बच्चों के गलतियों पे आप उसे डांटेंगे, ना बच्चे को आप ये कहेंगे दया भाव दिखाएंगे। ऐसी भावना आप बच्चे के प्रति नहीं रखेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह विश्वास कराना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपने में आप बहुत योग्य है, आप ये सारी चीजें कर सकते हो। बच्चे को क्या करना है, सिर्फ मोटिवेट करना है। अगर बच्चे में कोई कमियां हैं तो उस कमियों को देख के भी आपको क्या करना है, अनदेखा करना है। बच्चे को इस तरीके से मोटिवेट करना है कि बच्चे में जो कमियां भी हैं उस कमियों को भी वो निखार सके। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो क्या करते थे कि जब भी वो पढ़ाने आते थे, बहुत नॉर्मल स्कूल था, तो वहाँ पे क्या करते थे कि वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने आते थे। और जब पढ़ाने आते थे तो वो क्या करते थे कि इंग्लिश पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद वो बच्चों की जब कॉपी चेक करते थे तो बच्चे को कॉपी में गुड लिखते थे, कॉपी चेक करने पे गुड लिखते थे, गुड लिखते थे। और बच्चे की अगर आप कॉपी देख लीजिएगा ना तो बच्चे की राइटिंग इतनी गंदी होती थी, फिर भी उसको गुड मिलता था। और वहीं पे जो बच्चा अच्छा लिखता था उसको गुड नहीं मिलता था, जो बच्चा अच्छा लिखता था उसको गुड नहीं मिलता था, और जो बच्चा गंदा लिखता था उसको गुड मिलता था। तो ऐसे ही देखने पर बच्चों ने सर से ये प्रश्न पूछा कि सर मेरी कॉपी तो अच्छी है, मैंने तो अच्छे हैंड राइटिंग में लिखा है, तो आप मुझे सर गुड क्यों नहीं देते, और इसने तो गंदा लिखा है, आप इसे गुड क्यों देते हैं? तो सर ने बोला कि मैं इसे गुड इसलिए देता हूँ क्योंकि ये और अच्छा लिखे। किस लिए? कि ये और अच्छा लिखे, और आप तो पहले से ही अच्छा लिख रहे हो। मतलब जिस बच्चे का मनोबल गिरा हुआ है उस बच्चे का वो मनोबल उठा रहे थे, और जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो सोच रहा था और वो और अच्छा लिख रहा था, इस वजह से लिख रहा था कि शायद मैं गलत लिख रहा हूँ, इस वजह से मुझे गुड नहीं मिल रहा है। तो ये होता था तरीका, एक तरीका ये है बच्चों का मनोबल गिराने की बजाय मनोबल उठाने का। नेक्स्ट, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण क्या है? परिवार एवं पास पड़ोस के बच्चों की समाजीकरण क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोवैज्ञानिक एजेंसियां, प्राथमिक समाजीकरण एजेंसियां, मध्य समाजीकरण एजेंसियां या द्वितीय समाजीकरण एजेंसियां। परिवार एवं आस पड़ोस के बच्चों की समाजीकरण क्या है? प्राथमिक समाजीकरण एजेंसियां। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे की क्या है? प्राथमिक समाजीकरण एजेंसियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, जो विशिष्ट बालक हैं उनके अंतर्गत कौन से बच्चे आएंगे? मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बाल अपराधी है, ये सभी विशिष्ट बालक के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे क्योंकि ये अपने अंदर एक विशिष्ट योग्यता रखते हैं। बाल अपराधी यानी बाल अपराधी की योग्यता रखता है, प्रतिभावान है यानी उसके अंदर कोई प्रतिभा है, वो उस चीज के लिए विशिष्ट है। मंद बुद्धि बालक है, मंद है, वो अपने में एक अपनी विशिष्ट योग्यता रखता है, इसलिए ये सारे क्या हो गए, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की आईक्यू होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जा रहा है, सभी बच्चों को तो ये प्रश्न नहीं हो गया होगा आराम से 140 से ज्यादा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग समावेशी छात्रों के लिए होता है? कौन से ऐसे शिक्षण विधि है जिसका प्रयोग समावेशी छात्रों के लिए आप करेंगे? दल शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण या और बा दोनों? जल्दी से बताइए। देखिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग समावेशी छात्रों के लिए करेंगे? तो आपका दल शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण ये दोनों है जिसका प्रयोग आप समावेशी छात्रों के लिए करेंगे। सॉरी,
निम्न में से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक की नहीं है? कौन सी ऐसी विशेषता है जो एक विशिष्ट शिक्षक की नहीं है? आप बताइए। सहयोगी होना, बच्चे में सहयोग की भावना, संसाधन संसाधन युक्त होना, ये अच्छी बात है। अहंकारी होना या ऊर्जावान होना। देखिए शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए? तो वह सहयोगी भाव उसके अंदर होना चाहिए, संसाधन युक्त सामग्री होनी चाहिए कि बच्चे इस माध्यम से नहीं, इस टीएलएम से नहीं सीखेंगे तो इस तरीके से शिक्षक के पास टीएलएम जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट, वो ऊर्जावान होना चाहिए, नहीं तो मुरझाया मुरझाया, वो खुद मुरझाया है तो आपको ही क्या पढ़ाएगा। अहंकार नहीं होना चाहिए, उसको अपने ज्ञान का या अपनी किसी भी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षक के लिए आवश्यक है? किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षक के लिए आवश्यक है? ज्ञानात्मक, भावात्मक या मनोगत्यात्मक? अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा कौशल है जो विशिष्ट शिक्षक के लिए आवश्यक है, तो आपका संज्ञान, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, ये सभी है गुण आपके शिक्षक में होने ही चाहिए, चाहे वो विशिष्ट हो चाहे जिस तरीके का शिक्षक हो, हर शिक्षक में ये गुण होने ही चाहिए। परामर्श का प्रकार है, परामर्श का प्रकार है, परामर्श का प्रकार आपका क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा था परामर्श के 3 प्रकार, है ना? यही तो पढ़ा था, अनौपचारिक, औपचारिक और एक आपका क्या था? मनोवैज्ञानिक। और इसमें कौन सा दिया गया है परामर्श के प्रकार में? मनोवैज्ञानिक। और एक आपका था जीवन प्रति, है ना? परामर्श का जो प्रकार क्या हो गया? मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए उपयोगों में शामिल नहीं है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शिक्षण में बहुमाध्यम का प्रयोग, अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्या या व्यक्तित्व शिक्षा कार्यक्रम या दल शिक्षण। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपगमों में सम्मिलित नहीं है? आपका क्या हो जाएगा? अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्या। आपका अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्या नहीं होना चाहिए, शिक्षण में बहुमाध्यम का प्रयोग होना चाहिए, व्यक्तित्व शिक्षक कार्यक्रम होना चाहिए और दल शिक्षण भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है या कथन किसका है? कार्ल रोजर्स का है, विल्ली एवं एडन्यू का है, एंड्यू का है, पीटर का है या रॉबिन्सन का है? किसका है? अगर हम बात करें तो परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, कार्ल रोजर्स का है। नेक्स्ट, निर्देशन के प्रकार हैं, शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन या व्यक्तिगत या ये सभी? निर्देशन के प्रकार आपके शैक्षिक भी होंगे, व्यवसायिक भी होंगे और व्यक्तिगत निर्देशन आप सभी प्रकार से दे सकते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो गया? ये सभी। सहकारी अधिगम के क्या उद्देश्य हैं? ज्ञानात्मक या सामाजिक? आ और बा दोनों आपका क्या हो जाएगा? सहकारी अधिगम, तो इन दोनों के बारे में वो बात करते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर आ और बा दोनों। पाठ्यक्रम की संस्कृति दर्शाता है, समाज, घर, विद्यालय या क्षेत्र? पाठ्यक्रम की संस्कृति क्या दर्शाता है? तो पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है? मूल्यांकन, उद्देश्य, प्रकरण, उद्देश्य या रचना, बनावट? आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में समावेशी शिक्षा के पाठ्यक्रम का घटक नहीं है, जहां भी नहीं रहे एक बार अंडरलाइन जरूर कर लिया करिए। आपका मूल्यांकन है, उद्देश्य है, प्रकरण है, बट आपका रचना और बनावट नहीं है। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार नहीं है, श्रव्य दृश्य सामग्री, टेप रिकॉर्डर, श्याम पट, चलचित्र या ये सभी? आपसे क्या पूछा गया है? श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है जिसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री आपका क्या हो गया? टेप रिकॉर्डर में आप सुनेंगे, श्यामपट्ट में आप देखेंगे, बट चलचित्र आपका क्या हो गया? जो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आपका राइट आंसर क्या हो गया?
वाह। चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मिलती हूँ शाम 6 बजे, जरूर जुड़िएगा लाइव क्लास प्रीवियस ईयर के साथ। धन्यवाद।